गाइस वेलकम टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि है हमारा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए उस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को वॉच करें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ाते हैं वो अच्छा ही पढ़ाते हैं और सारे आपको कॉन्सेप्ट, टर्म्स, फैक्ट्स क्लियर कराते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हमारा शुरू करते हैं। ना पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा जो चालू होगा वो होगा सोइंग। सोइंग के बारे में हम सारे फैक्ट्स क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. तो सोइंग यानी सीड्स को है ना, जो हम सीड्स को डालते हैं ना, फसल पूरी, जैसा कि हमने अभी देखा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ता है। हमें पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर हमें सोइंग करना पड़ता है, बीज को बोना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे को एक तो अच्छे सीड्स लेने चाहिए, ताकि हम अच्छे सीड लेंगे तो हमारी क्रॉप भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और जो है ना, जो हमें फ्रूट जो भी हमें मिलते हैं, ग्रेन्स अच्छे मिलेंगे। ओके। तो सिलेक्शन ऑफ सीड। अब सीड तो हमने देखा कैसे करें सीड्स को, तो वो भी हम बताएंगे कि सीड्स कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, कैसे अच्छे हम ले सकते हैं, कौन से गंदे, ये सब हम है ना, अगर हम सीड्स लेने जा रहे हैं कोई इंसान, तो वो है ना जो हम चीज़ें बताएंगे वो अगर देखेगा तो उसको एक अच्छे सीड मिलेंगे। तो यहाँ पे सब उसके बारे में बताया गया है कि सेलेक्ट कैसे करें सीड्स को। वन डे आई सॉ माई मदर्स पुट सम ग्राम्स seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wondered why some seeds float on water. तो एक्टिविटी दे रखी, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि हम सारी लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। ओके। एक दिन है ना, मैंने मेरी मदर को देखा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन मैंने मेरी मदर को देखा कि उन्होंने कुछ ग्राम लिए सीड्स के, और उसको एक वेज़ल यहाँ आपके लो, एक है ना जो पॉट होता है उसमें डाल दिया, है ना, जैसे पॉट नहीं, आपका कोई कंटेनर हो गया, उसमें डाल दिया, और उसमें ना कुछ वाटर डाल दिया। थोड़े टाइम बाद है ना जो सीड्स है वो फ्लोट करने स्टार्ट हो गए ऊपर, है ना, वो तैरने स्टार्ट हो गए। ओके, कुछ सीड तो ऊपर तैर गए। अब वो बोल रही है, बहुत ही क्यूरियसिटी है कि वो पूछ रही है कि है ना ये सीड्स क्यों फ्लोट कर रहे ऊपर। तो चलिए इसका आंसर हम दे देते हैं। यहाँ पे पहले एक एक्टिविटी हमको भी करनी पड़ेगी, वो क्या है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम मिनट। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक्टिविटी बताई गई है कि है ना, हमें एक है ना बीकर लेना है, उसमें है ना थोड़ा है ना बीकर का हाफ हमें वाटर डाल देना है। बीकर है फुल वाटर नहीं डालना है, जिससे बीकर ही पूरा भर जाए, हमें हाफ उसके बीकर का हाफ पानी डाल देना है। ओके। फिर हमें ना एक हैंडफुल, मतलब एक है ना हाथ भर के, मुट्ठी भर के हमें क्या करना है, वीट के सीड्स लेना, उसको डाल देना है। Are these seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसका आंसर हम जरूर दें। Damaged seed become hollow and are thus lighter. Therefore they float on water. है ना, क्यों अब यहाँ पे पूछा गया क्या ये सीड्स है ना फ्लोट करेंगे वाटर पे? क्या जो फ्लोट करेंगे वो लाइटर होंगे, है ना, लाइटर होंगे किससे, जो है ना नीचे ना सिंक हो गए, जो नीचे रह गए, और कुछ सीड्स का नीचे रह जाएंगे, कुछ सीड पानी में फ्लोट होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे बोला क्या जो फ्लोट हो रहे हैं वो लाइट है, जो सिंक हो गए उनसे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है वाई वुड दे लाइटर, क्या क्यों वो लाइट हैं। तो अगर जो डैमेज वाले सीड होंगे वो क्या अंदर से खोखले होंगे, बाहर से तो अच्छे दिखेंगे आपको, लेकिन अंदर से थोड़े खोखले होंगे, तो थोड़े ना खोखले होने की वजह से उनका वेट लाइटर हो जाएगा। दैट्स वाई क्या होगा, है ना, वो है ना पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। थोड़ा इमेजिनेशन करो आप। ओके।
दिस इज़ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। यहाँ पे बोला गया है कि है ना ये एक अच्छा मेथड है जिससे आप है ना कोई है ना डैमेज वाला अगर सीड है तो उसको आप है ना हटा लोगे और अच्छे वाले सीड्स को ले लोगे। जो सिंक कर गए, जो नीचे डूब गए, वो सीड अच्छे होंगे, जो ऊपर तैर रहे हैं वो नहीं होंगे। ओके, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। तो सीड देखो है ना, यहाँ पे हमें बताया गया है कि है ना जो हमें सीड अब तो देख लिए कौन से अच्छे हैं। अब है ना सीड्स को है ना डालने से पहले हमें को क्या टूल्स की ज़रूरत है, तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी। पर सीड हमने देखा कि एक तो हेल्दी होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, और जो वीड्स वीड्स क्या होते हैं, एक प्लांट एक है ना हम जैसे कि कोई क्रॉप उगा रहे उसके आसपास के छोटे छोटे प्लांट, छोटे छोटे घासें है ना, वीड्स के अभी हम टाइप भी आपको बताएंगे। तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो नहीं उगाने होते हैं पर वो खुद ही उग जाते हैं, है ना पूरी क्रॉप के पास कुछ ऐसे भी प्लांट उग जाते हैं जो है ना खुद ही उग जाते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं होता है, वो खुद ही उग जाते हैं। और है ना क्या कर देते हैं, सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं क्रॉप्स का, दैट से उनको हटाना पड़ता है। तो है ना, तो ऐसे सीड हो जो है ना, जो वीड्स होते हैं ना, अभी हमने आपको उसकी डिफाइन बताई है, जो वीड्स होते हैं उनों के साथ मिक्स नहीं होए। जो वीड्स के सीड होते हैं वो ना जो हमने सीड लिए उसके साथ मिक्स नहीं हुए, और है ना वो है ना कोई अगर इंसेक्ट है उससे भी फ्री रहे। तो ये सारे अच्छे सीड्स के हम कह सकते हैं कि निशानी है, अच्छे सीड्स ऐसे होने चाहिए। ओके, अब देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स की बात कर रहे हैं हमें, है ना क्या बताएं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। अब सीड्स को बोना है तो उसके लिए कोई टूल्स तो चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें देखना है कि अब टूल्स कैसे होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. This end peers into the soil and place seeds there. यहाँ पे मैं अगर आपको ना डायग्राम से यहाँ पे बताया गया है कि ये देखो, लेट मी यूज़ मार्क। ओके, राइट, देखो ये हमारा है टूल है। ओके, अब यहाँ से हमने सीड डाले। ओके, यहाँ से हमने सीड डाले, देखो यहाँ से हमने सीड डाले हैं। ओके, यहाँ से हमने सीड डाले। अब ये सीड डालेंगे यहाँ से, और ये जो हमारा ये टूल है इससे नीचे नीचे ये ना ये जो हमारे काउस और बुल्स होते हैं ये चलते जाएंगे और सीड यहाँ से चले जाएंगे, और नीचे 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 ये सीड रह जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे पूरा ये सीड रह जाएंगे। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में देखो आप खुद भी ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि इसमें बहुत टाइम है, बुल्स लेके आने पड़ेंगे, है ना काउस लेके आने पड़ेंगे, फिर हम है ना जो इंसान होते हैं उनको भी चलना पड़ेगा, फिर उन को डालना पड़ेगा। पर है ना देखो अब अगर ट्रेडिशनल मेथड तो हट ही गए हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि अब इनों की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो चलिए ना पढ़ते हैं नई टेक्नोलॉजी के बारे में। सीड ड्रिल। Nowadays, the seeds drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures that the seed get covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. ये सीड ड्रिल है। ओके, ये सीड ड्रिल है। तो आजकल क्या होता है, सीड ड्रिल्स का यूज़ होता है ना सीड को बोने में, क्यों ना है ना जो कि आप कहोगे कि ये सीड ड्रिल्स चलते कैसे हैं, इसको भी इंसानों को चलाना पड़ता है। नहीं, इसको इंसान नहीं, इसको ट्रैक्टर चलाते हैं।
हालांकि ट्रैक्टर पे इंसान ही चलाता है, पर देखो वहाँ पे सिर्फ है ना बैठना होता है ना, ट्रैक्टर खुद ही चल लेते हैं। तो है ना, तो वो हमारा है ना ट्रैक्टर्स चलाते हैं क्या है ना, सीड ड्रिल्स किसके द्वारा चलते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा। और है ना, तो अब इसके एडवांटेज क्या हैं, सीड ड्रिल्स के फ़ायदे क्या है। एक तो ये क्या है ना, एक सीड यहाँ पे वो है ना, एक सीड अगर जैसे ये, एक तो इसकी जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, एकदम फिक्स गहराई पे डालता है। जैसे देखो, जैसे एक सीड यहाँ पे बोया गया है तो वो यहाँ पे बोएगा, फिर इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बोएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जस्ट लाइक यहाँ पे बो दिया है ना, तो यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया, तो ये है ना इक्वल डिस्टेंस पे। और उनों की जो डेप्थ होगी, मतलब गहराई होगी, जैसे यहाँ पे बो देगा, फिर ये यहाँ पे जो इसके नीचे की गहराई होगी है ना, उसमें भी इक्वल पे करेगा, जिससे क्या सॉइल है ना, जो सीड्स होती है ना, उसको कवर कर देगा। ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, है ना। तो है ना, सॉइल सीड्स को कवर कर देंगे, कवर कर देगा। ओके, जिससे क्या जो बर्ड्स आती है वो है ना सीड्स को नहीं खा पाएगी। और है ना, सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल, ये जो सीड ड्रिल्स होते हैं इससे क्या टाइम भी बचता है और लेबर भी बचते हैं। ओके, there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? Seeds of a few plants, such as paddy, are first grown in a nursery. When they grown into seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. यहाँ पे बताया गया है कि है ना कि इसके स्कूल के यहाँ पे क्या, इसको स्कूल के यहाँ पे एक नर्सरी है, नर्सरी जहाँ पे पेड़ वेड़ उगाए जाते हैं, आपको पता होगा आई थिंक, है ना। नर्सरी जहाँ पे अगर आप गए हो तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, पॉट्स होते हैं, ओके। तो वहाँ पे है ना इसने देखा कि कोई है ना थोड़े से प्लांट्स थे स्मॉल बैग में। ओके, लिटिल प्लांट्स वर कैप्ड इन ए स्मॉल बैग्स में थे थोड़े से प्लांट। तो क्यों गए, तो वहाँ पे क्यों छोटे प्लांट्स रखे थे, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कोई है ना पैडी हो गया, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे पैडी हो गया, राइस हो गया, और ऐसे बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है जिन्हों को है ना सीधा है ना जो फील्ड होती है बड़ी सी, उसमें जाके नहीं बोया जाता है। उसको सबसे पहले एक छोटे से है ना एक पॉट हो गया या एक ना नर्सरी में बोया जाता है, नर्सरी होगी वहाँ पे एक ना पॉट में बोया जाता है। फिर जैसे ही बड़ा होता है उसको लेके है ना जो हमारी फील्ड है उधर डाला जाता है, तो बड़ा होता है। उसको डायरेक्टली हम ऐसे नहीं बीज डाल दिए और ना क्रॉप है ना पूरी फील्ड में कर दिया, नहीं, पहले बीज जाएंगे कहाँ पे, एक पॉट में चले जाएंगे और उसको उगाएगा। फिर जब वो उगेंगे तो उसको है ना हम कहाँ पे डालेंगे, फील्ड में डालेंगे जहाँ पे भी उगाना है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको दिखा होगा सीडलिंग और ट्रांसप्लांट, ये क्या है तो बता दूँ। जैसा कि अभी बताया कि ना कोई प्लांट है ना सीधे फील्ड पे नहीं होते हैं, तो उन्हों को क्या है छोटे से ये ना अगर छोटे से कोई पॉट हो गया उन्हों में डाले जाते हैं। तो जो है ना प्लांट छोटे से पॉट में डाले जाते हैं कोई छोटा सा प्लांट बनाने के लिए, उससे क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। ओके, है ना। फिर जब वो सीडलिंग होता है उसको है ना निकाल के हम फील्ड में डालते बड़ी सी, उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सीडलिंग और ट्रांसप्लांटिंग में, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, पर हमने आपको यहाँ पर पूरा सा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। तो appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allowing plant to get sufficient sunlight, nutrition, and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. है ना, देखो अब आपने सोचा होगा कि यार ये जो है ना सीड्स होते हैं उन्हों को इक्वली डिस्टेंस पे क्यों बोते हैं, क्योंकि है ना
देखो अगर हम आसपास में बो देंगे तो प्लांट्स बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़ हो जाएगी, जस्ट लाइक है ना भीड़ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा है ना, किसी प्लांट को लाइट नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन थोड़ा कम मिलेगा, तो इससे क्या है ना इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा वो प्लांट। तो दैट्स वाई हमें ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट करना पड़ता है। तो है ना ओवर क्राउडिंग कैसे प्रिवेंट हो सकती है, थोड़े सीड्स को इक्वली डिस्टेंस पर डाला जाए, और ना अगर डाल भी दिया है तो ना फिर सीड्स को आप यहाँ तो उग जाए कोई प्लांट तो उसको निकाल दो। तो इससे ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट हो सकती है प्लांट्स की। अब मैंने प्रिपेयर भी कर दिया सॉइल को, सीड्स भी डाल दी, अब आपको डालना पड़ेगा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र क्या होता है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा। ओके, तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि है ना बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, अभी है ना उनको इक्वली डिस्टेंस पे मतलब कैसे भी डाल दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसको आप कैसे भी, जैसे है ना वीट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको आप कैसे भी है ना सीड्स को फेंक दो वो उग जाएंगे। उनको इक्वली डिस्टेंस नहीं चाहिए होता, उनको आप कैसे भी फेंक दो रैंडमली। तो है ना इसको है ना तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, जो प्रोसेस होता है आप रैंडमली फेंक दो किसी भी सीड्स को, है ना तो उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ध्यान रखना, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, यहाँ पे नहीं बताया गया था पर बता दिया मैंने आपको, है ना ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। Manures and fertilizer, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manures and fertilizer। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ना जो सब्सटेंस होते हैं है ना जो ऐड किए जाते हैं सॉइल में न्यूट्रिशन के लिए या हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट की, उनको क्या कहते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर कहते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया गया था। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than other? यहाँ पे बोला गया बहुत सारे है ना कि है ना क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स है ना वीक होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स वीक होते हैं किससे, है ना बहुत सारे प्लांट जैसे थोड़े से वीक होंगे और कोई है ना प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये वीक यहाँ से कैसे हुआ है, कोई न्यूट्रिशन कम देगा दैट्स वाई वीक है, कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा देगा दैट्स वाई वो स्ट्रांग है वीक से ज़्यादा। ओके, तो है ना तो ये इसका आंसर अभी हमें देना है। Soil supplies mineral nutrition to the crop plants. These nutrition are essential for the growth of plants in certain area. Farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrition. यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे यह बोला गया है कि ना बहुत सारे जैसे ना सॉइल आपको तो पता है कि मिनरल प्रोवाइड करता है। ओके, ये तो मेरे को बताने जैसी ज़रूरत नहीं कि सॉइल मिनरल प्रोवाइड करता है, ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। तो बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, एक सीज़न हुआ उगाए है ना, दूसरा सीज़न उसको है ना पूरी हार्वेस्टिंग करी, फिर वापस से उगाया। तो है ना तो यहाँ पे बोला गया कि है ना सॉइल, तो आप बताओ कि है ना जैसे इमेजिन करना है, सॉइल देती है न्यूट्रिशन क्रॉप को, है ना ठीक है। तो बहुत सारे फार्मर्स एक बार लगाएंगे फिर हटा देंगे, एक बार लगाएंगे फिर हटा देंगे। तो इमेजिन करो वो न्यूट्रिशन का क्या होगा, जो है ना क्रॉप हमें न्यूट्रिशन दे रहा है तो वो न्यूट्रिशन कहाँ पे जाएगा ना। एक बार लगाए ठीक है, बार बार हटाए तो क्रॉप वो जो हमारा सॉइल है उसको किसी न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, वो कब तक देगी, है ना। तो यहाँ पे अब देखना, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। एक बार बार है ना क्रॉप लगा रहे हैं, एक सीज़न हटा दूसरे सीज़न तीसरे सीज़न चौथे सीज़न, है ना। तो ये सब लगा लगा के सॉइल का मतलब डैमेज होने लग जाएगी, उसका न्यूट्रिशन ख़त्म होने लग जाएगा। दैट्स वाई हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। ओके,
Therefore, farmers have to add manures to the field to replenish the soil with nutrition. The process is called manuring. Improper, insufficient manuring result in weak plant. ना जैसे दैट्स वाई हमें है ना जो फार्मर्स है ना उन्हों को मैन्योर्स डालने पड़ते हैं। तो ये मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र डालने को मैन्योरिंग कहते हैं, जो कि कहाँ पे डलती है, सॉइल में डलती है, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र। ओके, तो है ना, तो है ना, तो बार बार है ना सॉइल कब तक न्यूट्रिशन देगी, तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। तो है ना देखो, एक तो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है, बाकी है ना पहले क्या होता था, एक है ना लैंड को 1-2 सीज़न तक छोड़ दिया जाता था ऐसे, तो ताकि वो नेचर से खुद ही है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर करके क्या है ना जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। पहले ऐसा होता था वो है ना, मतलब फैलोइंग, इस मेथड को क्या कहते हैं, फैलोइंग कहते हैं। फैलोइंग में क्या होता है, अब है ना सॉइल की न्यूट्रिशन ख़त्म हो गई तो उसको 1-2 सीज़न तक यूँ ही रख दिया जाता था ताकि वो नेचुरली अपनी है ना न्यूट्रिशन गेन कर पाए। और दूसरा क्या होता था, मिक्स्ड क्रॉपिंग, जैसे 2 क्रॉप्स है ना कर दिए जाते थे। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स सिमुलेटेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ फील्ड इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, 2 क्रॉप्स को एक साथ लगा दिया जाता था है ना, कोई डिस्टेंस पे एक साथ लगा दिया जाता था है ना, ताकि एक सॉइल का जो जो वेस्ट सब्सटेंस है, जो चीज़ है, वो दूसरी के लिए बेनिफिशियल हो, और दूसरी की जो चीज़ है वो सेकंड वाली के लिए, फर्स्ट वाली के लिए बेनिफिट हो। ओके, तो दैट ना तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाता था, फैलोइंग हो जाता था। पर आजकल क्या मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर हो रहा है। देखो, फैलोइंग में तो 1-2 सीज़न का टाइम लगता था, मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 एक साथ उगाने पड़ते थे, तो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। आजकल क्या मैन्योरिंग का होता है, मैन्योरिंग डाला, फर्टिलाइज़र डाला, खुद ही क्रॉप हो जाती है। तो मैन्योर इज़ एन, ये बात ध्यान रखना, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about composting इन क्लासिक। ओके, है ना, तो यहाँ पे हमें बताया था कि यहाँ पे बताया है कि है ना हमने, जैसे कि आपको पता है कि है ना हमने हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो है ना ये हमने 6th-7th क्लास में पढ़ रखे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने पूरे डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, अब यहाँ पे हमें पूरी चीज़ें बताएगी। हमने जैसे कि पहले वाली क्लास में थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। इस वाली हमें क्लास में क्या बताया गया, हमें मैन्योर्स डालना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स डालने चाहिए, हमें सॉइल को पहले प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? ओके, तो मैन्योर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ये कैसे बनते हैं, जो एनिमल और ना प्लांट के वेस्ट रहते हैं ना, उनको एक पिट में रख दिया जाता है, अब वो डिकम्पोज होते हैं, किसकी मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज करते हैं, तो है ना दैट्स वाई ये मैन्योर्स बन जाते हैं। ओके, देखो, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 equal sized seedlings, take 3 empty glass or similar vessel, mark them A, B and C. To glass A and little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with little urea. Take the same amount of soil in class C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. देखो, दो सिंपली मैं इस एक्टिविटी को बताऊँ, ज़्यादा नहीं किए हुए, सिंपली बताऊँ कि आपको A, B, C 3 क्लास लेना है ना,
तो इनमें क्या थोड़ी सी है ना मिट्टी डालनी है। जैसे देखो पहले वाले में आपको क्या डालना है, सबसे पहले 2 ग्लास से ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, थोड़ी सी सॉइल डालनी है और काऊ डंग मैन्योर डालना है। काऊ डंग एक मैन्योर है, फर्टिलाइज़र नहीं है। फर्टिलाइज़र क्या थोड़े केमिकल से बनता है, उसका डिफरेंस अभी हम बताएंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र का। तो मैन्योर क्या होता है, नेचुरली हमें मिलते हैं, तो काऊ डंग एक नेचुरल चीज़ है, तो है ना। तो हमें क्या काऊ डंग मैन्योर डालना है। फर्स्टली हमें काऊ डंग मैन्योर डालना है एक ग्लास में। बी ग्लास में हमें थोड़ी सी सॉइल डालनी है, फिर यूरिया डालना है। सी ग्लास में हमें सिर्फ सॉइल डालनी है। ओके, अब इन्हों को 7 to 10 डेज वाटर करना है और फिर देखना है कि उन्हों की ग्रोथ में क्या हो। देखो ए में तो क्या ग्रोथ हाँ हुई है, थोड़ी बहुत हुई है बट हुई है। बी में देखो उससे थोड़ी ज़्यादा हुई है, सी में तो बहुत ही कम हुई है, तो बी में ज़्यादा हुई है। तो did plants in all the glass grow at the same pace? Which glass showed better growth of plants and which glass was the growth fastest? यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अब बताओ इन तीनों ग्लास में से कौन सा है ना ग्लास है ना, इन तीनों ग्लास में से कौन से ग्लास की ग्रोथ अच्छी है। तो हम बोलेंगे मैन है ना बी की है। बी की देखो आप भी देख सकते हो ज़्यादा अच्छी लग रही है ग्रोथ। तो fertilizer are chemical which are rich in particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizer are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonia sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, केमिकली होते हैं और जो कि है ना फैक्ट्री में बनते हैं। पर मैन्योर्स क्या कोई है ना फार्मर्स भी बना सकता है, कोई है ना जैसे है ना कोई प्लांट हो गया उसको रख देते हैं, एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट को रख देते हैं और उन्हों को फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर करके मैन्योर्स बना देते हैं, उन्हों को डाला जाता है। पर फर्टिलाइज़र एक केमिकल होता है, उन्हों को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ओके, तो फर्टिलाइज़र क्या अपने है ना चीज़ें जल्दी अपने जैसे कोई प्लांट में फर्टिलाइज़र डाला और दूसरे प्लांट में मैन्योर डाले तो फर्टिलाइज़र प्लांट वाला जल्दी ग्रो होगा, फर्टिलाइज़र उसे जल्दी ग्रो करवा देता है, जबकि मैन्योर नेचर में बना है दैट्स वाई वो कम करता है ना। जैसा कि आपको पता है ना चीज़ आजकल बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे ना जैसे कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र का एग्जांपल दिया गया है, तो आपसे है ना कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज टाइप में, है ना फर्टिलाइज़र क्या है, मैं ना मैन्योर्स दे देंगे आपको, एक फर्टिलाइज़र बताना है तो इनों के नाम याद रख देना। तो फर्टिलाइज़र्स जैसा कि अभी हम बता रहे हैं आपको, है ना एक तो यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेश हो गया, एनपीके फुल फॉर्म देख लेना, मतलब एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, अब के नहीं यहाँ पे बोला गया पोटेशियम। ओके ना, जैसे कि एनपीके होता है, CAN भी होता है। ओके ना, कि CAN का भी मीनिंग ये भी एक फर्टिलाइज़र ही है। ओके CAN यानी C फॉर कैल्शियम, A फॉर अमोनियम एंड N फॉर नाइट्रेट, है ना। NPK CN ये यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेश, ये अमोनियम सल्फेट, ये क्या है फर्टिलाइज़र्स होते हैं। ऑल राइट, the use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crop such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crop, है ना। जैसा कि आपको पता है देखो फर्टिलाइज़र्स अगर कोई इंसान है ना ज़्यादा यूज़ कर देता है तो है ना सॉइल क्या ख़राब हो जाती है, क्या हो जाती है, सॉइल ख़राब हो जाती है।
है ना। और ना जैसे कि फर्टिलाइज़र्स है ना एक कारण वाटर पोल्यूशन का ये भी है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना। ओके, तो इतना भी ज़्यादा यूज़ मत करो, है ना। फर्टिलाइज़र्स को देखो, कोई भी अगर चीज़ जल्दी कर रही है तो अगर उसको ज़्यादा, जैसे फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी जल्दी उगा देता है प्लांट को, अगर किसी इंसान ने जल्दी जल्दी उगा देता है और ज़्यादा डाल दिया तो फिर वो, है ना, वाटर पोल्यूशन है ना के लिए हो सकता है ना, सॉइल भी ख़राब हो सकती है। पर मैन्योर में क्या है, आपका ग्रोथ धीरे होगी, पर आप अगर ज़्यादा भी डालोगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, another method of replenishing the soil with nutrition is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. Earlier, farmers in northern India used to grow leguminous as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. देखो, मैं क्रॉप रोटेशन के बारे में बताता हूँ। एक तो मैन्यूर्स फर्टिलाइज़र डाल दिया आपने, फैलोइंग भी कर सकते हो आप, तो है ना बहुत सारे मेथड होता है। एक होता है क्या, क्रॉप रोटेशन। एक सीज़न कोई क्रॉप डाली, दूसरे सीज़न एक दूसरी क्रॉप डाली, एक सीज़न कोई सी अलग कैटेगरी की डाली, दूसरे सीज़न कोई अलग कैटेगरी डाली। तो ये फार्मर्स क्या नॉर्थ, जैसा कि अभी हमें बताया है, नॉर्थर्न इंडिया में ये करते हैं, फार्मर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आजकल तो है ना, पर आजकल ज़्यादातर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ होता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। These are present in the noodles of root of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. जो है ना, जैसे कि है ना बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, है ना ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। तो ये क्या, ये जो है ना बैक्टीरियाज होते हैं, क्या लेगुमिनस प्लांट होते हैं, उनमें जो रूट्स होती है ना, रूट नूडल, उनमें है ना ये होते हैं, उनमें रूट नूडल्स में ये होते हैं, जिससे क्या है ना, तो ये है ना नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है उन्हों को कंपाउंड में बदल देते हैं, नाइट्रोजन को कंपाउंड, उन्हों के कंपाउंड में बदल देते हैं। जैसे कि है ना नाइट्रेट हो गया, है ना नाइट्रेट हो गया, तो बहुत सारे है ना नाइट्रोजन को उन्हों के कंपाउंड में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रेट। तो इससे क्या है ना प्लांट्स को है ना उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प मिल जाती है। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस देखो, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर्स इज a natural substance obtained by the decomposition of cow dung and plant residues. Fertilizer is prepared in factories. Manures can be prepared in the field. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provide a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrition like nitrogen, phosphorus, potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrition. देखो, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या है। एक तो देखो, जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक सब है ना सॉल्ट होता है, और मैन्योर्स क्या होता है, ये है ना नेचुरली है ना डिकम्पोज किए जाते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट से। मैन्योर्स हम फील्ड में बना सकते हैं, पर फर्टिलाइज़र्स तो फैक्ट्रीज में बनते हैं। इट है ना जो क्या होता है ह्यूमस प्रोवाइड करता है, पर है ना जो फर्टिलाइज़र ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, मैन्योर्स ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ये धीरे धीरे एब्जॉर्व करे जाते हैं मैन्योर, पर फर्टिलाइज़र प्लांट जल्दी से एब्जॉर्व कर देता है। ओके, है ना। तो ये और ये मैन्योर्स क्या बल्कि होते हैं, इन्हों को ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स तो देखो कम अमाउंट में डालोगे तो भी वो ज़्यादा काम करेगा, पर मैन्योर्स को आप ज़्यादा अमाउंट में डालोगे फिर भी वो थोड़ा कम काम करेगा। ओके, तो है ना तो जो ना बड़े तो ज़्यादा होते हैं, बल्कि में होते हैं मैन्योर्स, तो उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा हार्ड होता है, और पर फर्टिलाइजर्स को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और है ना मैन्योर्स को हम स्टोर नहीं कर सकते घर में, बहुत ज़्यादा हो जाता है,
पर फर्टिलाइज़र्स तो देखो एक बैग है छोटा सा, उसको तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं। ओके, है ना। मैन्योर्स हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए होता है। मैन्योर्स इतने रिच नहीं होते हैं प्लांट के न्यूट्रिशन में, पर फर्टिलाइज़र रिच होते हैं। जैसे कि आपको नाइट्रोजन मिल जाता है, फॉस्फोरस मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, ये प्लांट न्यूट्रिशन है। ओके, अब हमें एडवांटेज बताएं मैन्योर्स के। The organic manure is considered better than fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. मैन्योर्स के अब एडवांटेज क्या हैं? देखो मैन्योर्स के एडवांटेज तो बहुत हैं। जैसे कि है ना, जैसे कि है ना, जैसे देखो ये है ना सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस यानी उसमें छेद 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 छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिससे क्या है ना एक्सचेंज हो सकती है गैस की। जो भी इन लोगों के ऑक्सीजन आता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जो भी गैस की एक्सचेंज होती है वो हो सकता है, क्योंकि ये सॉइल को पोरस बना देता है, छेद हो जाते हैं इनमें सॉइल में थोड़े से। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी बढ़ाता है, ताकि वो है ना हेल्प कर सके, और है ना टेक्सचर इंक्रीज करता है सॉइल का। ओके, है ना। तो ये बहुत सारे होते हैं, पर है ना जैसा कि आपको पता है फर्टिलाइज़र्स को अगर ज़्यादा डाल दिए जाते तो क्रॉप को भी ख़राब कर सकता है। तो अगर आपको है ना, तो अगर है ना इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि है ना हमने आपको सब कॉन्सेप्ट, आपको इस वीडियो का सब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन और उसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया है ना, किसे सोक किया जाता है, फिर है ना हम फर्टिलाइज़र क्यों लिया जाता है ना, सब है ना मैन्योर्स को क्यों लिया जाता है, डिफरेंस जाना, उन के एडवांटेज जाने, क्रॉप रोटेशन जाना, फेलोइंग जाना, बहुत कुछ हमने इस चैप्टर्स में सीखा है। तो हाँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स सिबलिंग्स के साथ शेयर करें। अगले इस वीडियो में हम मिलेंगे इरिगेशन के साथ, इरिगेशन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।